तरीके से बयान और काउंटर बयान आ रहे हैं, उससे यह साफ लग रहा है कि अब सियासी माहौल की आज़ादी जो है वो साफ साफ नजर आ रही है। क्योंकि कल जम्मू के अंदर एक के बाद एक मीटिंग्स होती रही है और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जहां अलायंस ने यह कहा कि चुनाव लड़ेंगे। फारूक अब्दुल्ला को एथोराइज किया गया नामों के अनाउंसमेंट के लिए। वहीं पर बीजेपी का 2 रोजा इजलास भी इख्तिताम हुआ और कल कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की तरफ से भी बयान सामने रखा गया है और उन्होंने कहा कि जो लोग 370 और 35A पर हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो मुल्क के अंदर सलामती सूरत हाल के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई जमात 370 और 35A को वापस लाना चाहती है तो वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात को डालें और मुल्क की सतह पर इस पर बहस भी करे। और लैंड फॉर सेल के हवाले से जो लगातार ट्वीट एक किया था उमर ने, उस पर डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि कानून जिस तरीके का बनाया गया है उसमें मालिकाना हक उसी के पास होंगे जो उसका मालिक होगा और कोई भी जबरदस्ती उससे नहीं छीनेगा। लेकिन अगर फिर भी उन्हें लगता है कि लैंड फॉर सेल है तो शुरुआत जरूर गुपकार से होगी। यह बड़ी तलख टिप्पणी जो है वो कल कर दी गई है, उसके बाद जब लगातार कानूनों पर बात हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि आज सियासत भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सियासी पार्टियां इसको कैसे देख रहे हैं, लेकिन सहाफी इसको कैसे देख रहे हैं। 2 सहाफी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और फिर हमारे सीनियर न्यूज एडिटर भी ज्वाइन करेंगे और अपनी पार्टी से भी हमारे साथ लीडर ज्वाइन करेंगे इस पूरी खबर पर। लेकिन सबसे पहले हम श्रीनगर चलते हैं। सिफ्ती मोहम्मद हसन साहब हमारे साथ मारूफ तजिया निगार ज्वाइन किए हुए हैं। सिफ्ती हसन साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पंचायत के चुनाव जब हुए थे तो सभी पार्टियों ने बाइकआउट किया, बल्दियाती चुनाव हुए तो पार्टियों ने श्रीनगर के अंदर बाइकआउट किया, लेकिन फिर हमने देखा कि डेमी कैंडिडेट्स को उठाकर चुनावी दंगल में सारे लोग जो है वो कूदे थे। नॉर्थ से लेकर साउथ तक और सेंट्रल कश्मीर में भी सूरत हाल इसी तरीके से थी। कल बड़ा फैसला इत्तेहाद की तरफ से लिया गया, उन 7 जमातों की तरफ से लिया गया जो ये बता रहे हैं कि 5 अगस्त को मरकज ने जो फैसला लिया वो गैर आईनी, गैर तस्लीम शुदा फैसला है और इस फैसले के खिलाफ वो सफारा हुए हैं। लेकिन अचानक कल चुनाव लड़ने का फैसला, ये जो चुनाव लड़ने का फैसला है इसे आप सहाफती अंदाज में कैसे देखते हैं और ग्राउंड जीरो पर जब इसको टेस्टिंग लेबोरेटरी में डालेंगे तो क्या लोग उनकी बात को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि जो वो कहने की कोशिश कर रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? देखें, जहां तक पीपल्स अलायंस का ताल्लुक है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, उस हवाले से आपको 2 चीजें मद्देनजर रखनी होंगी। जो साबिका चीजें हुई हैं पंचायत के इलेक्शन के हवाले से जो आपने भी जिक्र किया, और उसके बाद क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उनका ये मानना है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से जिंदा है और अगर वो उससे दूर रहेंगे तो उनकी जो इफादियत है वो खत्म होती जा रही है। जब पंचायतों के इलेक्शन थे तो उन्होंने एक कोशिश की कि हम दबाव के तहत नई दिल्ली को ये कोशिश करेंगे कि आप हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन नई दिल्ली बज़िद थी और उन्होंने पंचायती इलेक्शन करवाए। ये अब जो गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से इत्तेहाद बना है, उन्होंने कहा है कि विद इन द सिस्टम, जो उनका इस्तेदलाल और मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि विद इन द सिस्टम हम उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे जो हम पे थोपने की कोशिशें हो रही हैं। ये उनका इस्तेदलाल है, ये उनका मानना है, हम उससे कतई नज़र। हाँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया, उनके स्पोक्समैन सुजात गनी लोन साहब हैं या फारूक साहब हैं या उमर साहब हैं या महबूबा जी हैं, महबूबा जी ने तो पहले, अगर आप को याद होगा, उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिहाई के बाद ये कहा कि जाती तौर पर वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक जब तक खुसूसी हैसियत जो भी चीजें हैं आईनी तो वो हमें वापस नहीं दी जाती है। लेकिन उन्होंने उसमें भी ये इंदिया दिया था कि उनकी पार्टी के जब उसके हवाले से बात होगी तो वो अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेंगे। इसको दो तरह देखना होगा आप। ये जो इत्तेहाद है, ये जो इस वक्त स्पेक्ट्रम बना हुआ है कश्मीर में, उस स्पेक्ट्रम को तोड़ने के लिए ये इस प्रोसेस में शामिल होने के लिए तैयार हुए हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि लोगों की तरफ से इसको पजीराई हासिल होती है या उन्हें मुस्तरद किया जाता है। लेकिन अगर कश्मीर के इस पस मंजर में देखें, जो भी यहाँ पे चुनाव हुए हैं, जो लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं, चाहे उनकी तादाद कितनी हो, उनको अगर मद्देनजर रखा जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि अभी इस पे हम कोई ज्यादा
बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सिफ्ती हसन साहब, आपका तजिया बेहतर भी है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस अलायंस के अंदर की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ नहीं चलते हैं, और बाद में हमने देखा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के असरात उनकी पार्टी पर क्या पड़े और मुल्की सतह और रियासती सतह पर किस तरीके के पड़े। वहां पर इस अलायंस के अंदर दो कट्टर पार्टियां हैं जो कभी भी एक पेज पर नहीं आ सकती हैं, दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर और भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने विद इन द असेंबली में खड़े होकर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में खरी खरी सुनाई है। तो क्या ये पुरानी तलखियां, पुरानी बातें और सही बातें नजरअंदाज करते हुए ये लीडर आगे की हिकमत अमली पर एक होकर चल सकते हैं? देखें, इसमें भी आपको सियासत में कोई यानी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। सियासी मकासद को हासिल करने के लिए किसी जो भी सियासी जमातें होती है या सियासी लीडर होते हैं, क्योंकि कलाबाजियां खाना या पॉलिटिक्स में यू टर्न लेना या पॉलिटिक्स में मफादात को मद्देनजर रखना, ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में इनके लिए इत्तेहाद के बगैर कोई चारा नहीं था, क्योंकि जो मौक़िफ़ इन्होंने इख्तियार किया हुआ था 4 अगस्त की शाम को, तो अगर ये उस पर कायम नहीं रहते, जो एक मौक़िफ़ जो जिसके बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था, अगर ये बिखर जाते तो ये सभी जमातों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था, क्योंकि आप उसी सियासी नुक्ते निगाह से इसको देखिए। और यही वो वजह है कि ये लोग अब भी इत्तेहाद में है। क्या ये इत्तेहाद कल तक चलेगा, परसों तक चलेगा, ये भी कबल अज़ वक्त है, लेकिन इस वक्त उनकी सियासी मजबूरी है, और ये सियासी मजबूरी इनको कहां तक ले जाती है ये इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि VDC इलेक्शन में इनकी पार्टिसिपेशन, ये एक कोशिश है कि जो उनको खदशा है कि दूसरे लोगों को हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, ये इनका इस्तेदलाल है कि हम उसको रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सिफ्ती हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर से सियासी मजबूरियां हैं, इसलिए बड़ी चीजें जो है वो चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, हम जरा जम्मू से भी एक व्यू पॉइंट आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि हमारे साथ मारूफ तजिया निगार सुहेल काजमी साहब भी ज्वाइन किए हुए हैं। सुहेल काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जम्मू की सियासत 14 माह के बाद बहुत ज्यादा गर्मी है, और कल पूरे दिन हमने देखा बहुत ज्यादा गर्मी थी, एहतजाज भी हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, और शाम होते होते उस अलायंस ने बड़ा फैसला भी लिया जो शायद एक्सपेक्टेड लाइंस पर था कि चुनावी दंगल का वो हिस्सा बनेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम जमातें हैं, बाहर नहीं रह सकती हैं। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अलायंस का आपको क्या लग रहा है? अभी सिफ्ती हसन साहब बता रहे थे, देखिए मजबूरियां सबकी हैं, इसलिए सब एक है। क्या सियासत में मजबूरियों पर काम किया जाता है या मिशन पर काम किया जाता है? देखिए, मिशन पे काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया 5 अगस्त 2019 में, वो तो कर दिया, वो उनका मिशन था। मिशन के बाद हैंडल कैसे करना था जम्मू कश्मीर, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उस पर कितना खरा उतरना था, वो देखने वाली बात। और 1 साल में आपने देखा कि कल की बात आप कर रहे, हर बच्चा, हर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हर जमात परेशान है, बच्चे से बुजुर्ग तक परेशान है। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था उस एक्सपेरिमेंट के बाद इमीडिएट, और आप देखिए कोविड आ गया और लोग और परेशान हो गए, वो कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। कोई जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा 5 अगस्त 2019 को विजिट कश्मीर, वो भी कहीं नहीं दिखा। और इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में 1 साल जो गुजरा है, वो आप देखिए कि एक डार्क पीरियड था। मैं समझता हूँ कि कोई बात करने वाला नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है जहाँ लोग जा सके, कोई काम धंधा नहीं रहा। आप मुलाजमीन देखें, वो सहमे हुए हैं, दरबार मुल्क का क्या होगा, वो सहमे हुए हैं। तो हर तरफ ह्यू एंड क्राई है, और उस सिचुएशन में ये पार्टी सक्रिय होती हैं, एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है। देखिए, पर्सनली भी, इंडिविजुअली भी आप सुबह क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जब पार्टी वाइज आप बात करते हैं तो आपने खोया क्या है, पाया क्या है, उस पर जब हम मंथन करते हैं तो ये सब इकट्ठे हो गए। और मैं समझता हूँ जमहूरियत में कि बिल्कुल हर एक इंसान का हक है इकट्ठे होना, अपने स्टेट के फैब्रिक को बचाना, और एक रास्ता हमवार करना लोगों के लिए कि अमन अमान और सब चीजें आगे कैसे बढ़े, और एक पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे बढ़े। सेक्टोरल सिस्टम से ना कोई स्टेट चलती है, ना कोई मुल्क चलता है। तो ये सेक्टोरल
सिस्टम आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं तो फटना था। तो वो उसका रिजल्ट आपके सामने है और अच्छी बात है अगर वो इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते हैं। लोगों के रहनुमा हैं, पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सरकारें चलाई हैं, तो देखिए आने वाले दिनों में क्या है। काजमी साहब, आप कह रहे थे कि देखिए सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बीजेपी ने एक प्लान के तहत सब कुछ एग्जीक्यूट किया, बाद में वो प्लान डिरेल हुआ या कोविड की वजह से हुआ या मिसमैनेजमेंट हुई, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो सेट टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है? लीडरों की नजरबंदी, गवर्नमेंट के पास एक वाजिया प्लान था, रिहाई वाजिया प्लान था, चुनाव करवाना और सब लोगों को एक पेज पर खड़े करवा देना, ये भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा ही है। अदरवाइज इनमें बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। देखिए बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप सोचते हैं, एक दिन 2 दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन 1 साल आप जब देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल नजरअंदाज हो चुका है, बिल्कुल आप देखिए कोई एक काम बताइए जम्मू कश्मीर में हुआ हो, कोई एक बंदा बताइए जो जम्मू कश्मीर में खुश हो। आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर देख लीजिए, अगर वो खुद भी खुश हो, उनको भी पता नहीं होता कि होना क्या है शाम या सुबह क्या होना है। तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं खुली फिजा में तो जम्मू कश्मीर को छोड़ेंगे ना, आप कितनी देर आप कैद करके रखेंगे तब? यानी काजमी साहब आपका यह मानना है कि जो प्रोसेस शुरू हुआ है, पॉलिटिकल इनिशिएटिव जो टाइमिंग के साथ अब शुरू हुई है, इससे बड़ी राहत जो है वो लोगों को मिलेगी, एक ब्रीदर मिलेगा, पॉलिटिकली बात वो कर सकते हैं, एक्सप्रेशन सामने आएंगी और वो एक्सप्रेशंस बाद में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसोलिडेट करके आगे बढ़ा सकती है। क्या मैं इस तरीके से खबर को ले सकूं? देखिए आप पूरी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली से लाके आप थोप देंगे, जिनको लोग जानते नहीं, जिनको लोग बात नहीं करना चाहते, तो जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा? जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चलेगा, उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ चलेगा और आपस में विचार विमर्श करके आगे रोड मैप तय होगा। आप डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स से आप अमेरिका का हाल देख लीजिए, आप बिहार का हाल देख लीजिए। आप जबरदस्ती तो आपने अलायंस लूज करके 5 साल निकाल दिए, लेकिन अल्टीमेटली विल ऑफ द पीपल जो है वो सक्सीड करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी सुहेल काजमी साहब। विल ऑफ द पीपल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी विल ऑफ द पीपल को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी भी ज्वाइन किए हुए हैं। विनोद जी बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आपकी नजर, पहला रिएक्शन इस पूरे मामले पर, क्योंकि कल से लेकर अभी तक बहुत वक्त हुआ है, आपकी ने जाती तौर पर बड़े लोगों से बात की है, ओवरऑल व्यू कैसा है? एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इस पर है और कल जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो सीनियर लीडर जो है जम्मू प्रोविंस के डॉक्टर भीम सिंह साहब, उन्हें अपनी पार्टी ने इसलिए बाहर का रास्ता दिखाया क्योंकि उन्होंने पीपल्स अलायंस के लीडरों के साथ मुलाकात की है। शाम होते होते वजाहत भी भीम सिंह साहब ने दी है, लेकिन ये जो तोड़फोड़ भी हो रही है और जिस तरीके की सियासत हो रही है, इसे अब कौन सा रुख देख रहे हैं, कहां की ओर जा रहा है? चलिए जी, दोबारा कोशिश करेंगे जी उनसे बात करने के लिए और जावेद बेग साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की सूरत हाल है। जावेद बेग साहब इस वक्त मेरे, चलिए विनोद सर भी मेरे साथ, विनोद जी ने भी ज्वाइन किया और जावेद बेग साहब भी मेरे साथ है। पहले जरा जावेद बेग साहब के पास चलता हूं, फिर विनोद जी के पास कंक्लूडिंग रिमार्क्स के पास चलते हैं। जावेद बेग साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जल्दी से जरा अपडेट दीजिएगा, जिस तरीके की सियासत कल से हम देख रहे हैं, काउंटर सियासत देख रहे हैं, बयानात देख रहे हैं, क्या मैं ये मानूं कि जो पिछले कई दिनों से एक रुकावट थी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, एक वो आहिस्ता आहिस्ता करके हट रही है और सब सिस्टम जो है वो सिस्टम के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में अब पॉलिटिकल प्रोसेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा? हाँ, ये अच्छी पेशरफ्त है। आपके पास वक्त कम है, बहरहाल सबसे पहले हम मरकजी हुकूमत से ये दरखास्त करेंगे कि ये एक मीनिंगफुल प्रोसेस उसी सूरत में होगा अगर वो इंजीनियर रशीद को भी रिलीज करें, ताकि ये एक सिलेक्टिव जो लगता है कि आपने सिर्फ फारूक साहब के साथ दुल्लत साहब के जरिए कोई एग्रीमेंट कर लिया और महबूबा जी के साथ बात कर ली, इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट इलेक्शन में 1 लाख वोट लिया है, उसको भी रिलीज करना चाहिए। तो ये सिलेक्टिव नहीं रहना चाहिए कि जो आपके साथ एग्रीमेंट कर लेंगे आप उनको रिलीज करेंगे और जो बेचारा मजलूम है उसको आप बंद रखेंगे। इंजीनियर रशीद को रिलीज करना चाहिए ताकि जावेद बेग साहब, आपने आते ही आईपीएल की तरह खेलना शुरू कर दिया और ये कह रहे हैं कि जितने भी लीडर एक पेज पर आए हैं वो सारे एक एग्रीमेंट के तहत बाहर आए और एग्रीमेंट के तहत काम कर रहे हैं।
मुझे बात पूरी करने दे। आपने मेरा नजरिया लेना है तो ले ले आप, वरना मुझे टेक्स्ट कर दिया करे, मैं वही कहा करूंगा जो आप चाहें। नहीं नहीं, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहूंगा, आपकी पार्टी के व्यू को सुनना चाहूंगा। दूसरी बात ये है कि मरकजी हुकूमत ने जो ये इलेक्शन करवाया है, ये इलेक्शन आपको पता है ऑलरेडी पंचायत के इलेक्शन के बाद चेयरमैन बने थे। इस इलेक्शन का मकसद ये था कि एक जमहूरी प्रोसेस शुरू किया जाए। ये एक इजाफी इलेक्शन है, तो असेंबली इलेक्शन से पहले एक इजाफी इलेक्शन इसलिए करवाया गया कि एक जो सियासी जमूद है, जो लोग कट गए हैं, जो लोग सियासत से बहुत दूर हो गए हैं, तो इन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में 14 आदमी हर एक पार्टी खड़ा करेगी या किस तरह से एक प्रोसेस होगा, तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस को इनिशिएट किया गया है ताकि चीजें सब नॉर्मल हो जाए। और ये उसी सिलसिले में पेशरफ्त है। जो इसमें हिस्सा लेंगे, मेन स्ट्रीम तो कभी भी इलेक्शन से बाहर रह के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये एक वेलकम स्टेप है, सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए और जिसके हाथ में जितना है वो उतना करे। हम इसको खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए सिलेक्शन में हिस्सा लेने का। मैं बेग साहब, आपने वेलकम कर दिया इसका, कहा कि सब लोग आने चाहिए। इंजीनियर रशीद साहब को भी छोड़िए, 1 लाख वोट उन्होंने लिए हैं। लेकिन ये जो आपने कहा कि एक एग्रीमेंट के तहत सब कुछ चल रहा है, तो मैं क्या मानूं कि जो कल हमने टीवी चैनल पर देखा वो सारा एक एग्रीमेंट का हिस्सा है और एक प्लान चल रहा है, एक प्ले चल रहा है? आप नहीं जानते क्या? दुल्लत साहब नहीं आए और फारूक साहब से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होंगे। क्या दुल्लत साहब जाके प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिले? उसके बाद फारूक साहब को रिलीज किया गया, उसके बाद उमर साहब को रिलीज किया गया। क्या फिर दिल्ली से लोग आकर इन लोगों को नहीं मिले जेलों में? और उसके बाद फिर ये सारे रिलीज हुए और ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं तनकीद नहीं करता हूँ। फारूक साहब एक अकलमंद मंजे हुए सियासतदान है, उनको मालूम है कि इसी मुल्क में रहना है और इसी मुल्क के साथ चलना है। वो वही सियासत करेंगे जो उनको इस मुल्क में जिंदा रखेगी। उनको शेख साहब का मालूम नहीं है कि शेख साहब ने 53 से लेकर 75 तक रायशुमारी की और एंड पर फिर 1970 में वजीर आजम के बजाय वजीर आलम का हलफ उठाया। तो हिस्ट्री को जानते हैं फारूक साहब। महबूबा जी हिस्ट्री को जानती हैं, वो जानती है कि वो अगर हिंदुस्तान के साथ नहीं चलेगी तो वो इररिलेवेंट हो जाएंगी। जिस तरह देखे ना, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक वक्त में उनकी काल पे एक महीना बंद रहता था, लेकिन जब उन्होंने हिंदुस्तान को टोटली रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको मानते ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं करते हैं, तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहाँ है आज? लोगों के दिलों में अगर कोई उनकी रेलेवेंस हो तो अलग बात है, लेकिन जमीनी सतह पर हकीकत ये है कि आज उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। तो ये जो अलायंस बना है ये इसलिए बना है कि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बगैर और हिंदुस्तान को तस्लीम किए बगैर और उनके फैसलों को तस्लीम किए बगैर इनका कोई सियासी वजूद नहीं। बेग साहब एक जरा प्रेडिक्शन और कर दीजिएगा। बेग साहब एक और प्रेडिक्शन कीजिएगा जरा हमारे नाजरीन के लिए। आप कह रहे थे कि देखिए मुलाकातों का सिलसिला चला है जी, दोस्तियां बढ़ी हैं, उसके बाद ये सारी चीजें जो चल रही हैं, अलायंस कितने दिन टिक सकता है? देखिए ये अलायंस, ये आप टैक्टिकल देखें, टैक्टिकल मूव हो रहे हैं, सियासत है। सबसे पहले यहाँ एक तंजीम बनी और उस तंजीम को लेबल किया गया कि ये ट्रेटर्स हैं। फिर उसके बाद उस तंजीम के खिलाफ एक यूनिटी हुई कि भाई हमने इनको बाहर रखना है और हमने ये कुछ वापस लाना है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि फर्ज करें इस इलेक्शन में ये स्वीप कर जाते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन तो ये होगी कि ये सारे फैसले जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं ये रिवर्स हो जाएंगे। अगर ये रिवर्स नहीं कर गए तो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद लोग इनको कहेंगे कि असली किरदार तो ये थे। बात ये है कि एक जितनी यहाँ तंजीमें मेन स्ट्रीम की है, ये मरकजी सरकार के साथ कोई खुलेआम, कोई पर्दे के पीछे सब रास्ते में है और सब अपना स्टेज ढूंढ रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम के लोग रह नहीं सकते इलेक्शन के बगैर, सियासत के बगैर। हमारे इश्यूज होते हैं, ट्रांसफार्म है, रोड है, पानी है, गाड़ियां हैं, झंडे हैं, सरकारी कोठियां हैं, TSOs हैं। आप तस्वुर कर सकते हैं फारूक साहब का, उमर साहब का ये सरकारी कोठियों से बाहर निकलना, इतने प्रोटोकॉल को छोड़ के तो किसी जेल में जाके बैठना। तो ये सारी चीजें ये महसूस करते हैं एक आराम की जिंदगी बसर की है, किस तरह से ये सारी उस जिंदगी को छोड़ देंगे एक ख्वाब के लिए जिसका इनको पता है ताबीर क्या होगी। तो लिहाजा वेलकम स्टेप है, रूटीन पॉलिटिकल लाइफ शुरू हो जाएगी रियासत के अंदर, सियासी नारे चलते रहेंगे और उसी पे 70 साल सियासत हुई, अगले 100 साल भी उसी पे सियासत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बेग साहब, बड़ा इंकिशाफ किया।
कि जनाब खुद कुछ नहीं होता है, बल्कि दरपर्दा मुज़ाकरात का सिलसिला है जो आप देख रहे हैं। अपनी पार्टी के तर्जुमान जावेद हसन बेग साहब बड़ा बयान देकर चले गए हैं, लेकिन विनोद जी डिकोड करिएगा और थोड़ा सा इस पे कहने की, देखिए जो कुछ आप देख रहे हैं ये खुद नहीं हुआ है, इसके पीछे दुल्लत साहब का हाथ है, इसके पीछे उमर साहब की दिल्ली की मीटिंगों का सिलसिला है, इसके पीछे वो मुज़ाकरात चल रहे हैं जो शायद बहुत दिनों से चल रही थी और अब आपको मंजर पर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रामा सारा लिखा गया है, प्ले आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, किस्तों में सब कुछ आ रहा है। बिल्कुल गौर, अगर जावेद की बात जावेद बेग की बात सुनी जाए या उस पर अमल किया जाए तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पटकथा सेंटर ने लिखी हुई है और ये सारे प्यादे हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है, जिस तरीके से अलायंस यूनाइट हुआ है और अलायंस में अगर इस चीज की बात चले जाती है तो वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन कुल मिला के ये है कि सेंटर अपने जो सेंटर ने तीर फेंका था वो सही जगह लगा है और सभी सियासी जमातें, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये लोग बाइकआउट करते, इलेक्शन का बाइकआउट कर सकते थे अगर नॉन पार्टी बेस पे होते। लेकिन जब सेंटर ने ये फैसला लिया कि अगर इनको फंसाना है, इनको पेच में फंसाना है, तो पार्टी बेस पे करवाया जाए ताकि आवाम को पता चले कि जब एमपी और एमएलए के इलेक्शन होते हैं ये लड़ लेते हैं, जब आवाम के इलेक्शन आते हैं ये खुद को बाइकआउट करते हैं। लेकिन अब मजबूरी में है और मिलजुल करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो सेंटर गवर्नमेंट का एक तीर था वो सही जगह लगा है। तो ये तो एक साइड से बात है। दूसरी तरफ से जम्मू वाले पेज पर जब मैं बात करूं, अलायंस के मुकाबले में एक अलायंस बना था लेकिन कुछ बढ़ता हुआ आगे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कल अपनी पार्टी से बाहर किया गया भीम सिंह को। जी बिल्कुल, और आपने ठीक कहा कि 1982 में ये पार्टी बनी थी और ये वन मैन शो था। ये हर्षदेव, बलवंत सिंह मनकोटिया या बाकी यशपाल कुंडल या बाकी दीगर जितने हिस्सा इनके साथ जुड़े थे। लेकिन कल पता नहीं ऐसा हुआ कि जैसे ही वो गुपकार अलायंस के साथ मिलने गए उसके बाद हर्षदेव एक्शन में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनको भीम सिंह को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन प्रोफेसर भीम सिंह आज भी कहते हैं कि पार्टी मेरी है, मुझे कोई निकाल नहीं सकता। ये बच्चे हैं, सियासी तौर पर आज भी इनको पूरी नॉलेज नहीं है। लेकिन कुल मिला के कल का दिन एक ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि ये वो पार्टी जिसने 2002 इलेक्शन में जब 4 सीटें आई थी तो ये सरकार का हिस्सा थी। तो इस तरह से पार्टी के पैटर्न को निकाला जाना ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है।